आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार है मालेगांव से है, तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आइए अपना वेबिनार की शुरुआत करते हैं। फिर शकुंतला मैम को इनवाइट करते हैं। साकेत जी सर। आज का ये जो हमारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है बेसिकली, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टाई अप में एमजीवी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें वेरी वेल नोन पर्सनालिटी काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि मेरे क्लासमेट भी हैं। शकुंतला जोशी मैम हैं और अलका पारिक मैडम हैं। वो भी जो है इसमें अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो है स्टूडेंट्स को बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए। जैसे कि इस लेवल पर स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कब कहाँ कैसे किस वक्त कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके बारे में दोनों ही चाहे वो शकुंतला जोशी मैम हो या अलका मैडम हो, इनको बहुत जो है ह्यूज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वो जो है शेयर करते हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कॉलेज की तरफ से सभी हमारे गेस्ट को और हमारे स्टूडेंट को मैं शुभकामनाएं दूंगा, और ये स्टूडेंट से ये उम्मीद करूंगा कि स्टूडेंट जो है इस लेक्चर को प्रोग्राम को बहुत सिंसियरली अटेंड करेंगे और इस इनके एक्सपीरियंसेस से, इनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस से जो है स्टूडेंट्स फायदा उठाएंगे। ओके, थैंक यू मैम, यू कैन प्रोसीड मैम। ओके अलका मैम, स्टार्ट करें? यस मैम। स्टार्ट कीजिए मैडम। यस अलका मैम स्टार्ट कीजिए। ओके। तो आज के इस वेबिनार में आपका सबका तहे दिल से स्वागत है। और मालेगांव से जो खास तौर पे हमारे इमोशनल भी, हमारे भावनात्मक जो जुड़ाव भी है मालेगांव से खास करके, तो हमें बहुत अच्छा लगता है हम जब मालेगांव की बात करते हैं या मालेगांव में हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं, तो क्योंकि जो शुरुआत हमारी वहां से हुई है, और भले भी हम अजमेर राजस्थान में हैं, लेकिन हमारा जो लगाव है वो अभी भी मालेगांव से है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ जो सोशल जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग अपने जहाँ मालेगांव में हम लोग रहे पले बड़े हैं वहां पे हम लोग करें। आज का जो वेबिनार है इसको जो स्पॉन्सर किया है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किया है, और पगडंडी एजुसोल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है वो आपको बीच में इसको लेके आने का कार्य किया है। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो हमारे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। और जब भी हम इकोनॉमिक की बात करते हैं और इकोनॉमिक में जब भी हम न्यूज चैनल ओपन करते हैं और अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात जब आ जाती है तो बीएससी की बिल्डिंग जरूर वहां दिखाई जाती है, जो आप हमारे बेटे में भी देख सकते हैं। यानी बट जब बीएससी की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में सिर्फ 3 व्यक्तियों ने मिलके एक बरगद के पेड़ के नीचे से स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं एक पेड़ के नीचे, आज वो पेड़ हमारा वहां पे बिल्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, कि जब भी हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत हमारी हमेशा छोटी होती, बड़ी शुरुआत हमारी कभी नहीं होती। और वो शुरुआत जब छोटी शुरुआत हम लोग शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो शुरुआत हमारी ऑटोमेटिक ही स्टेप बाय स्टेप बड़ी हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। तो आज के वेबिनार में हमें पता है कि आपके पास में भी इतना इनकम नहीं है, नॉलेज की भी कमी है, तो आप लोग एक दिन के वेबिनार से कोई एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। लेकिन ये जो वेबिनार है वो आपको बेसिक एजुकेशन के लिए है, क्योंकि इन फ्यूचर में आप चाहे कोई भी फील्ड में जाएं, आपको फाइनेंस की आवश्यकता होगी, आपको पैसों की जरूरत होगी, और पैसे भी आपके पास में आएंगे, बहुत पैसे आएंगे, मुझे पता है। वैसे हमारा मालेगांव तो लूम की इंडस्ट्री है, तो वहां पे तो है पैसा, लेकिन वो पैसा हमें प्रॉपर संभालना आना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम मालेगांव में हम जैसे यार्न बिजनेस से जुड़े हुए हैं लूम से,
तो बहुत बार हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद में ही वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ में क्रिएट हो जाती है और उनके पास में पैसा नहीं होता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में पैसों का फ्लो आता है, एक बार उसकी इनकम बहुत अच्छी होती है, तो जिस व्यक्ति को वो फ्लो संभालना आ गया तो उसका लास्ट समय तक वो उस फ्लो को मैनेज करेगा और अपनी जिंदगी वो है जो अच्छे से व्यतीत करेगा। बट जो वो फ्लो अगर उसको संभालना नहीं आया, पैसे संभालना उसने नहीं सीखा, तो कुछ समय तो उसके पास में पैसे रहेंगे, वो अच्छी मार्केट शॉपिंग करेगा, अच्छा घूमेगा फिरेगा, लेकिन बाद में वापस उसके पास में पैसे न होने के कारण में उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबिनार करवाती है, ताकि उनकी जो यूथ है वो हमेशा स्ट्रांग रहे, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, और अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे तो मेंटली स्ट्रांग भी आप अपने आप ही हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से, हमारी हेल्थ से हमारा पैसों का जो है लगाव वो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारे, अगर हमें मेंटली स्ट्रांग रहना है तो हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना होगा। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें कोई आपको प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट बताएंगे कि आप लोग को भाई पैसा में इसमें आपको जमा करवाना है, या आप लोग ये प्रोडक्ट लो, या ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ आपको नॉलेज देंगे, फिर जो चीजें आपको अच्छी लगे वो आप लोग लीजिए, जो अच्छी नहीं लगे उनको वहां आप लोग छोड़ दीजिए। अब इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस वेबिनार में हम फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, आखिर ये इन्वेस्टमेंट होती क्या है। So it is a strategy of putting the money into different areas and assets so that it generates a rate of return that is better than what it would earn if it was lying idle। यानी हमारे पास में जो भी हमने पूंजी इकट्ठी की है, जो सेविंग की है, उस सेविंग को ऐसी जगह रखना कि इन फ्यूचर वो सेविंग हमारे काम में आ सके, यानी इसमें उसमें लिक्विडिटी हो, उसमें रिटर्न भी अच्छा मिले, लिक्विडिटी, रिटर्न, और उसके बाद में होनी चाहिए सेफ्टी, यानी सुरक्षित होना चाहिए। ये तीनों चीजें जहां हमें मिलती है वहीं हम लोग अपना अमाउंट, अपनी पूंजी है वो रखते हैं, और उसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ हम लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट यानी हमारी क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड सेविंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। अब कुछ लोग जो है सेविंग को ही क्या समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट समझते हैं, कि हमने कुछ बचत कर ली है बैंक, पोस्ट ऑफिस में, या कुछ अमाउंट हमारा इकट्ठा है और वही हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये सोचना गलत है। सेविंग शॉर्ट टर्म के लिए करना है आपको, और जो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो एक क्वेश्चन आता है मन में कि इसके लिए तो हमें इन्वेस्टर की जरूरत होती है, और हम तो है अभी स्टूडेंट। तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी कि इन्वेस्टर यानी कोई बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं, या जिनके पास में बहुत बहुत गाड़ियां होती है, बंगले होते हैं, वही इन्वेस्टर होता है, ऐसा नहीं है। कि जैसे आप लोगों ने सिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब किसी के अगर कम परसेंटेज बनते हैं, किसी के ज्यादा परसेंटेज बनते हैं, लेकिन वो कहलाता क्या है, उस कॉलेज का जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसका स्टूडेंट कहलाता है। तो सेम थिंग वही आती है कि अगर बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपने अपना अकाउंट ओपन कर रखा है, इट्स मीन्स आप उसके क्या हो गए, इन्वेस्टर हो गए। भले ही अभी आप छोटे इन्वेस्टर हो, बट इन फ्यूचर आप लोग बड़े इन्वेस्टर हो जाए। तो कुछ एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट करने के, जैसे फिक्स डिपॉजिट करवा लिया आपने, बैंक और पोस्ट ऑफिस में होगा। इसके बाद में जैसे फिक्स बैंक और पोस्ट ऑफिस में रिटर्न कम है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले, तो उसके लिए इक्विटी स्टॉक मार्केट, जिसको हम लोग भली बात जानते हैं, और स्टॉक में जो इन्वेस्ट करने का है, अभी यूथ में क्रेज भी बड़ा है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर मार्केट का नॉलेज भी हम लोग लें। इसके बाद में म्यूचुअल फंड, 43 म्यूचुअल फंड हाउसेस करंटली हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं इंडिया के अंदर। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ा है, रुझान बढ़ा है, तो ऑफकोर्स जो म्यूचुअल फंड है उसमें प्रॉफिट है। और यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस था, लेकिन अब आपको मिल मैडम रहा है पीपीटी कि शो नहीं हो रही। अच्छा, किसी ने शेयर की है बीच के अंदर, ये कौन है? यस मैडम। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीच में कोई पीपीटी वगैरह शेयर ना करें, इससे हमारा डिस्टर्ब होगा। मैं एक बार से फिर से शेयर कर देती हूँ। हेलो, ये वाजिद कौन है? वाजिद स्टूडेंट, ये प्रेजेंटेशन बंद करे अपना।
हाँ, ठीक आप है लोग आपको, स्टूडेंट प्लीज आप बीच में मत कीजिए। ठीक है, कोई भी अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, सुकून से जो है अपना मोबाइल कांस्टेंट रख के लेक्चर सुनेंगे। हम लोग 45 मिनट लेंगे बेटा, जो आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि हम लोग डिस्टर्ब ना हो और जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो हमको सुनने को मिले। ओके ओके, सॉरी सॉरी मैम, आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके सर, नो इश्यू। यंग यूथ है हमारे, युवा है तो युवाओं में थोड़ा चलता ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड का जो रुझान है वो भी काफी इन्वेस्टर में बढ़ा है, लेकिन इसकी भी हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद में होता है गोल्ड। गोल्ड सबको पसंद है, हर व्यक्ति चाहता है कि गोल्ड खरीदे। जैसे अभी दीपावली पे खरीदेंगे या किसी का बर्थडे आ गया, मैरिज एनिवर्सरी आ गई, हम लोग गोल्ड को खरीदते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं कि गोल्ड जो हम लोग खरीद रहे हैं, पहले जो रुझान था फिजिकल गोल्ड की तरफ था, लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ में हमें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। क्योंकि फिजिकल गोल्ड को जितना हमें पहनना हो, जितनी हमें जरूरत हो, उतना हो तो हम लोग फिजिकल गोल्ड ले। बट अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग गोल्ड ले रहे हैं, तो वो हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है, या सोवरन गोल्ड बॉन्ड, इसकी तरफ भी हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उसके हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए यूजफुल। अब मैंने इसके लिए बात करी थी कि इसके लिए बड़े इन्वेस्टर चाहिए हैं। तो देखिए, आप और हम सब इन्वेस्टर हैं, तो जिसका भी अकाउंट ओपन है वो क्या हो गया, उस बैंक का या पोस्ट ऑफिस का क्या हो गया, इन्वेस्टर हो गया। अभी छोटे इन्वेस्टर हो, जैसे जैसे आप लोग लर्निंग करोगे, वही लर्निंग आपकी अर्निंग में कन्वर्ट होगी और आप छोटे इन्वेस्टर से बड़े इन्वेस्टर बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट किसी ने कहा है, एन इन्वेस्टर विदाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज लाइक अ ट्रेवलर विदाउट अ डेस्टिनेशन। आप लोगों के पास में जो भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, आपके पास में एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कि जैसे आप लोग कॉलेज में आ गए हो तो आपको पता है कि मुझे बीबीए करना है, बीसीए करना है, या ग्रेजुएशन करना है, या सीए करना है, या सीएस करना है। तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, और उसी तरह से वो कोर्स लेता है और उसी तरह से अपनी फीस पेड करता है। तो सेम थिंग इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी यही है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, या लॉन्ग टर्म है, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ये क्यों का पता आपको होना चाहिए, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो, सही हो। क्योंकि अगर आपने बिना ऑब्जेक्टिव के अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, इन्वेस्टर विदाउट एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज लाइक अ ट्रेवलर विदाउट अ डेस्टिनेशन। क्योंकि वो ऐसा राही बन जाएगा कि वो ट्रेन या बस में बैठ तो गया है, बट उसे पता नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। इसलिए हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब क्यों करते हैं हम इन्वेस्टमेंट, तो मोटा मोटी चार कारण है हमारे पास में। इन्फ्लेशन, महंगाई, आप लोग देख रहे हो कि कितना इन्फ्लेशन हो गया है, मार्केट में कितनी महंगाई बढ़ गई है। और 2030 तक, जैसे मैंने एक नफा नुकसान की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें आया था कि 2030 तक जो खाने पीने की जो चीजें हैं, या इतनी महंगाई बढ़ जाएगी कि सबसे ज्यादा परेशानी होगी इन्फ्लेशन से। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि तेल की जो कीमत है वो बढ़ गई है, 115 रुपए पेट्रोल की जो हो गए भाव। तो अगर पेट्रोल की रेटें बढ़ती है, मतलब सब चीजों में क्या होता है, महंगाई आती है। तो आने वाले समय में ये और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब उस वक्त हम लोग टेंशन लेंगे या कुछ हंगामा करेंगे तो कुछ भी सोल्यूशन होना नहीं। बट अगर उसके लिए हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अभी से स्टार्ट करेंगे, तो उस इन्फ्लेशन को हम लोग बीट कर पाएंगे। सेकेंड थिंग इज रिटायरमेंट प्लानिंग। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक अटूट सत्य है, वो सबका आता है, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये उस स्थिति से सबको गुजरना होता है। तो बुढ़ापे की प्लानिंग भी हमारे पास में होनी चाहिए। अब वो चाहे हम लोग पोस्ट ऑफिस में करें, बैंक में करें, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपको पता है कि अटल पेंशन योजना है, जो आप लोग 18 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति कर सकता है, और सिर्फ 42 रुपए से वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें 1000 से लेकर 5000 तक का आपका पेंशन प्लान। दूसरा, आप लोग पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कर सकते हो, ये भी 15 साल का लॉक इन पीरियड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्योंकि अटल पेंशन योजना है, पीपीएफ है, इसमें कुछ लिमिट है, आपको अगर ज्यादा अमाउंट चाहिए और हमारे जैसे हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन खर्चों को करना है, तो आप लोग एनपीएस, नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम, या म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एसआईपी चलाकर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद के भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास में एक प्लान होना जरूरी है। थर्ड इज अनप्लान एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, और वो हमारे जीवन में आ जाती है। कि जैसे कि अभी कोविड आ गया, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, और कोविड भी इतना लंबा चला
कि हम लोग जहाँ सोच रहे थे कि 1-2 महीने, वहां ये हमारे 2 या 3 साल उसने हमारे ले लिए। तो ऐसी चीजों के लिए भी हमारे पास में अनप्लान एक्सपेंसेस के लिए भी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए। एंड फोर्थ इज लग्जरी स्पेंडिंग। देखिए, अच्छा जीना, अच्छा रहना, खाना पीना, घूमना फिरना सबको पसंद है, लग्जरी लाइफ सब जीना चाहते हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग कोई नहीं करता है। पैसे आ गए तो अच्छे घूम लिए फिर लिए, धूलिया चले गए घूमने फिरने, चांदवड़ चले गए। लेकिन अगर हमारे पास में पैसे नहीं आए तो हम लोग कहते कोई बात नहीं, हम लोग मालेगांव में ही घूम लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खर्चा आप लोग करो, उसके पहले आप प्रॉपर प्लानिंग करो, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करो और फिर उसको एंजॉय करो। तो मोटा मोटी हम लोग 4 चीजों के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये अवेयरनेस वेबिनार क्यों है, क्यों गवर्नमेंट इतना खर्च करवा रही है आपके लिए, वेबिनार्स लेके आ रहे हैं हम लोग, ऑल ओवर इंडिया में वेबिनार्स कर रहे हैं। तो हर एंटिटी चाहती है, सेबी के अंदर में ये वेबिनार्स जो होते हैं, कि बेसिक एजुकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सबके पास में होना चाहिए, बेसिक नॉलेज सबको मिले, कस्टमर भी अवेयर। आप लोगों को पता है कि हम लोग जब से स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं, तो आपके पास में जो साइबर क्राइम जो बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन जो ठगी हो रही है, फिशिंग मेल या फिशिंग मैसेज के थ्रू हमारे साथ में चीटिंग हो रही है, चिटफंड कंपनियों में हमारा पैसा निवेश होकर फ्रॉड हमारे जो साथ में पोंजी स्कीम के थ्रू बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें कम हो, इसके लिए अवेयर करने के लिए ये वेबिनार है। इसके लिए देखिए, एक मूवी भी आई थी फिर हेरा फेरी, जिसमें अक्षय कुमार और बिपाशा बसु को बताया गया था। तो मूवी के थ्रू भी हमें बताया जाता है, लेकिन हम लोग उसको हंसी मजाक में लेते हैं। तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो पुरानी जो सोच है उसको भी हमें बदलनी होगी। अगर हमें मार्केट के साथ चलना है तो हमें नया तरीका अपनाना होगा, नया इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी हमें अपनाने होंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। घर में अगर हमारा छोटा सा कोई बर्थडे पार्टी है या मैरिज है, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं काफी दिनों पहले से। तो फाइनेंस की भी हमें प्लानिंग करनी है, बिकॉज फॉर एनी ड्रीम टू कम ट्रू इट इज इम्पोर्टेंट टू सेट सर्टेन गोल्स फॉर वन सेल्फ। द सेम होल्ड ट्रू इवन इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। One can spend an entire life earning and saving money, but if one has not planned and invested smartly, it will all be enough. यानी इसमें हमने जो स्मार्ट वर्ड लिया है, आपको स्मार्ट बनना होगा। आपकी टीवी स्मार्ट, आपकी स्कूटी स्मार्ट, आपका मोबाइल स्मार्ट, लैपटॉप स्मार्ट, तो फिर आप पीछे क्यों? वैसे तो आप लोग भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, आप लोग भी स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी मैं स्मार्ट का सिंपल सा मीनिंग बताऊंगी आपको। एच मीन स्पेसिफिक, जो भी आपने गोल बनाया है वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मीन्स मिजरेबल, वो काउंटेबल होना चाहिए, कि आपने अगर गोल बनाया है आपको मोबाइल लेना है, तो मोबाइल 2000 में भी आता है, 20 में भी आता है, 50 में भी आता है, तो कौन सा मोबाइल आपको लेना है। ए मीन्स अचीवेबल, क्या मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, यानी मेरी इनकम के रिगार्डिंग मेरा गोल होना चाहिए। एंड आर मीन्स रियलिस्टिक, वो मेरी वास्तविकता से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसको अचीव कर सकता हूँ। एंड देन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें टाइम बाउंडेशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टाइम बाउंडेशन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल कौन से हैं, हमारे मिडिल टर्म गोल कौन से हैं और हमारे लॉन्ग टर्म गोल कौन से हैं। तो इस तरह से हमें उसमें टाइम बाउंडेशन भी अपनाना जरूरी है। तो अगर हम लोग स्मार्ट तरीके से हमारी प्लानिंग करेंगे, तो सब जो सपने हैं हमारे, हम लोग वो पूरे करेंगे। So whatever you want in future, a secure retirement, holiday with family, car, home, business. So only good financial planning will get you there. तो अगर अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। अब हम ये देखेंगे व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं बार बार जो नाम ले रही हूँ, आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। तो financial plan is a comprehensive strategy tailor-made in accordance with your financial goals, taking into account your current financial position and designing a plan that helps you achieve your future financial destination in the most effective manner. तो अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो पहले हमें अपनी करंट फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए, और देन हम लोग अपने डेस्टिनेशन क्या है हमारा, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये हमें तय करना है और फिर उसको अप्लाई करना है। क्योंकि अगर हमने पढ़ाई कर ली है और जब तक अगर हम लोग एग्जाम नहीं देंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, उसको हमें अप्लाई भी करना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड हाउ इट कैन बी रिवॉर्डिंग, हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आपको मैनेज इनकम, आपको अपनी इनकम मैनेज करनी है। देन मैनेज कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो भी आपको देखना है कि मेरे को आज की जरूरत क्या है और मेरी कल की टुमारो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें भी आपको मैनेज करनी होगी। एंड देन बिल्ड योर वेल्थ,
अगर हम लोग वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ हमारी एक दिन में नहीं क्रिएट होती, उसको समय लगता है। तो उसके लिए कहावत भी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरे। तो ये जो हम कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसको थोड़ा समय लगता है। तो जब भी अगर हम लोग वेल्थ क्रिएट करने की बात करेंगे तो उसको हमें कुछ ना कुछ तो टाइम देना होगा। देन हमें आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज क्या है वो हमें देखनी होगी, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है, तो उसमें से कौन सी मेरे लिए यूजफुल है। देन मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोचेंगे और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहे, वो भी नहीं होनी है। एंड प्रोटेक्ट द फ्यूचर ऑफ योर लव वंस। आपको पता है कि अभी हमने कोविड में देखे बहुत सारे जन लोग हम लोगों को हमने खोया है। तो उस वक्त हमारे पास में जो अगर किसी ने इंश्योरेंस ले रखा था तो वो हमारे परिवार के लिए यूजफुल है। तो हमारे पोर्टफोलियो में हमारा एक इंश्योरेंस भी होना बहुत जरूरी है। So a good investment planning has the potentials of turning goals from dreams into realities. Let's first discuss the investment that needs to be avoided. क्योंकि पहले किस रास्ते नहीं जाना है ये हमें पता होना चाहिए, और देन हम कहाँ जाएंगे ये हम आपको बताएंगे। तो कुछ ऐसी स्कीम्स है जैसे मनी सर्कुलेशन स्कीम्स है, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स है, नेटवर्क मार्केटिंग है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना है, चिट फंड्स है एंड पोंजी स्कीम्स। ये सभी स्कीम ऐसी चीजें हैं जो आपको लोभ लुभावनी स्कीम के बारे में बताएगी, या जल्द से जल्द आप पैसे वाले कैसे बने इसके बारे में आपको बताएंगे। और कुछ दिनों बाद में एक बड़ी अमाउंट इकट्ठा करके वो लोग रातों रात भाग जाएंगे, या कह सकते हैं हम लोग हमारे साथ में वो चीटिंग कर देंगे। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है, हमें अपने जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करना है, ज्यादा लोभ भी हमें नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लोभ हमें फंसा देता है। तो ऐसी जगहों से बचना है। दूसरा है कुछ प्रिंसिपल फॉलो करना है। सेव प्रूडेंटली, इन्वेस्ट इवन मोर वाइजली। जितनी शिद्दत से जितनी मुश्किल से हम लोग पैसा बचाते हैं उतने ही बुद्धिमान तरीके से हमें उसको इन्वेस्ट करना है। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, कभी भी हमें एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग जगह हमें इन्वेस्ट करना है। डू नॉट बी ग्रीडी, हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, ज्यादा लालची ना बने। डोंट बोरो टू इन्वेस्ट। मैं बहुत बार देखती हूँ कि यूथ जो होता है वो क्या करते हैं कि अगर कहीं ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो उधार लाके वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि जब ज्यादा रिटर्न आएगा तो हम उनको वापस पेमेंट कर देंगे। लेकिन बहुत बार ऐसी चीजों में वो फंस भी जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी बोरो करके उधार लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टार्ट अर्ली। हमें रेगुलर इन्वेस्ट करना है और उसकी शुरुआत जल्दी करना है। हमें लगता है कि अभी हमारी इनकम नहीं है, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो हम लोग जल्दी शुरुआत कैसे करें। तो देखिए जल्दी शुरुआत करने के लिए आपके पास में भी इनकम है या नहीं है, खर्चे सबके पास में है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे खर्चे हैं, जो आप 4 खर्चे करते हो उसमें से 3 खर्चे कीजिए और एक खर्चे की आपको क्या करनी है, सेविंग करनी है। और उसी एक खर्चे से आपको अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। क्योंकि देखिए जब सीखते हैं हम लोग, जब लर्निंग प्रोसेस होती है तो शुरुआत हमारे छोटे से होती है, फिर छोटे से फिर बड़े की तरफ हमारी शुरुआत बढ़ती है। कभी भी कोई बड़ी अमाउंट से हम लोग शुरुआत नहीं करते हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो। तो शुरुआत हमें छोटी अमाउंट से करके वो लर्निंग करके फिर उसको हम लोग अर्निंग में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके लिए कुछ आपको बताऊंगी कि भाई इसका आपको क्या फायदा है, किस तरह से आपको इसमें रिटर्न मिल सकता है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको लूंगी कि अगर आपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है आपने 1 ईयर के लिए, और 4% आपको कैजुमेंट सिंपल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि मेरी अमाउंट कितनी होगी है, 1,04,000, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। बट अगर हम लोग टैक्स पे में आ रहे हैं तो टैक्स पे में भी तो आएंगे हम कुछ समय बाद में, तो 1,356 तो हमारा टैक्स हो गया। इसके बाद में इन्फ्लेशन तो अभी और ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा पुराना एग्जांपल है मेरे पास में। तो मान लो कि 5% अगर इन्फ्लेशन रेट भी है तो 5,000 क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो हमें लग रहा है कि हमारी अमाउंट 1,04,000 होगी, लेकिन एक्चुअली देखी जाए तो अमाउंट कितनी हुई है हमारी, 97,644। तो हमें ये सोचना है कि सिर्फ रिटर्न से नहीं, हमारा इन्फ्लेशन क्या है, हमारा टैक्स कितना लगेगा, उन चीजों को भी हमें ध्यान देना है। अभी हमारे पास ज्यादा अमाउंट नहीं तो हमें इतना फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, आगे जाके हम कोई कंपनियों के मालिक होंगे, फैक्ट्री के मालिक होंगे, तो हमें इन चीजों का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। और इसके लिए ही हम लोग कहते हैं कि जल्दी शुरुआत करो ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले। और उसके लिए शुरुआत क्या करनी है, क्योंकि जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग
इसका हमें बहुत फायदा मिलता है और इसको हम लोग 8वां अजूबा भी मानते हैं। आप लोगों को पता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज जो हमने 5th क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, तो इसका अगर हमें फायदा लेना है तो हमें शुरुआत जल्दी करनी है। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल है मेरे पास में। मान लीजिए कि ₹1000 इन्वेस्टेड पर मंथ एट द रेट अज्यूमेड रेट ऑफ 8% पर एनम टिल द एज ऑफ 60। ओके, 60 ईयर तक हम लोग क्या करेंगे, अपना डिपॉजिट रखेंगे। तो अगर हम लोग 25 एज में, स्टार्टिंग एज में हम लोग शुरुआत करते हैं सेविंग की, तो 60 ईयर तक हमने टोटल अमाउंट डिपॉजिट किया है 4,20,000। एंड देन हमारी जो आफ्टर 60 ईयर हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई है, 23,09,185। इसी प्रोसेस को अगर हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और 5 ईयर का सिर्फ गैप दिया है हमने, तो जो हमारी डिपॉजिट वैल्यू है वो हो गई है 3,60,000। लेकिन आफ्टर 60 ईयर हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 15,295। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपॉजिट वैल्यू में कितना फर्क आया है हमारा, ओनली फॉर 60,000, बट जो वैल्यू है उसमें हमारा करीब करीब 8-9 लाख के आसपास में डिफरेंस आ गया। तो हम लोग 40 तक देखेंगे एज तक। तो 40 एज में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो डिपॉजिट वैल्यू होती है वो है 2,40,000, बट आफ्टर 60 ईयर हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 5,92,947। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ लेट हो रहे हैं हम लोग 5-5 साल में, डिपॉजिट वैल्यू में सिर्फ 60,000 का फर्क आ रहा है, बट जो वैल्यू है उसमें हमारे लाखों का फर्क आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंपाउंडिंग का कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग शुरुआत जल्दी करो, तो इन वेबिनार्स का आपको यही फायदा होगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा और कहीं ना कहीं आपकी सोच में थोड़ा है वो चेंज आएगा। अगर यही कंपाउंडिंग हम लोग बात करें जहाँ 8% है, वहां अगर हम लोग 15% की बात करें तो 15% में आप लोग देखिए कि डिपॉजिट जो वैल्यू है वो है 4,20,000 की जगह कितनी कर रहे हैं हम लोग, 8% में आपको 23 लाख आ रहा है। बट अगर 15% की बात करें तो वो हमारे 1.5 करोड़ के आसपास अमाउंट हो जाएगी। यही हम लोग 30 की बात करें तो जहाँ 15 हो रहा है हमारी वैल्यू, वहां कितनी हो रही है, 70 लाख हो रही है। जहाँ 9 की लाख की बात करें वहां 32 लाख हो रही है, और जहाँ 5 लाख की बात करें वहां 15 की बात। यानी डिपॉजिट वैल्यू में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बट अगर रेट डबल हुआ है, रेट सिर्फ डबल हुआ है, बट वैल्यू हमारे वैल्यू के अंदर 4 से 5 गुने का डिफरेंस आ रहा है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम ने तो पहले ही बताया था कि आपको ज्यादा लोभी नहीं बनना है, ज्यादा लोभ की जगह नहीं जाना, तो आप ये 50% जो बता रहे हो तो ये क्या सही है, रियलिस्टिक है? तो देखिए, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करूंगी। During the long term of 15 years, the benchmark of BSE Sensex has generated more than 17% CAGR return. मैंने 15% की बात की है, लेकिन 17% का CAGR रिटर्न भी आया है। और ये रिटर्न कब आएगा आपको, लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों को आपको अलग अलग करके आपका गोल बनाना चाहिए, ताकि आपको अच्छा रिटर्न भी मिले और आपकी अमाउंट ज्यादा बढ़े और आपकी वेल्थ भी क्रिएट। अब मार्केट में देखिए यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स भी मूवमेंट स्टार्ट आप लोग देख सकते हो। अभी 2020 में कोविड में भी देखिए मार्केट कितना डाउन चला गया था, लेकिन अब मार्केट 60 को भी पार कर गया। हमने सोचा नहीं था, पिछली बार कोविड में जब 28,000 तक मार्केट आ गया था, हमें बहुत टेंशन थी, और उस वक्त अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो उसको कुछ भी नहीं करा, कोविड में जहाँ लोगों के नुकसान हुए थे उसने उसकी इनकम वहां पे हो जाती, क्योंकि मार्केट 60,000 बढ़ गया। तो ये स्थिति है, मार्केट बढ़ना चढ़ना ये आम बात है, ये सब एक सर्कल चलता है, तो ये सब चीजें होगी, लेकिन इसका फायदा हमें लेना आना चाहिए। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जो मेन जो सेशन है हमारा, उसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से सुननी है। जो इन्वेस्टमेंट की जो चीजें आपको समझ में नहीं आए, आप लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले हमारे जो पोर्टफोलियो की बात हम लोग करेंगे, हमने एक पिरामिड की तरह इसको तैयार किया है। आपको पहले अपने जो लाइफ में अपना टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस ये आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए। तो नेसेसरी फॉर अ पर्सन ऑन हैविंग अ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी honest while taking insurance and have a adequate insurance and differentiate between term insurance and investment। कुछ लोग तो से हम बात करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो बात करते हैं कि हाँ हमने इंश्योरेंस ले लिया है। इंश्योरेंस आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी सेफ्टी है, आपकी रिस्क कवर करके देता है।
तो उसको आपको अलग ही रखना है। जब आपका इंश्योरेंस हो जाता है तो उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो आपके पास में कुछ फिक्स इनकम आए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास में होना चाहिए जो आपको एक स्टेबल इनकम दे। कि जैसे भी कोविड आ गया, मार्केट बहुत अप एंड डाउन में था, समझ में नहीं आए, तो कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होने चाहिए जहाँ आपको एक स्टेबल इनकम आपको मिले। तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, फिक्स डिपॉजिट, एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स हैं, उसमें भी आप लोगों को एक फिक्स इनकम मिल सकती है। एंड टेक एक्सपोजर एज पर रिस्क कैपेसिटी। जब हमारा फिक्स इंस्ट्रूमेंट हमारे हो जाए तो उसके बाद में जो स्टेप हम लोग लेंगे वो म्यूचुअल फंड, देन स्टॉक मार्केट। उसके बाद में हमारी जैसी थोड़ी इनकम होगी ज्यादा तो हम लोग फिर कमोडिटी, प्रॉपर्टी एंड डेरिवेटिव की तरफ हम लोग मार्केट की तरफ चलेंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और अगर हम समझदारी से काम लें, प्रॉपर लर्निंग करें, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं। और हम लोगों को बिना कहीं जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप ही घर बैठे ही लर्निंग करके हम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको लर्निंग करनी होगी, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग बिना सीखे ही अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो हमारी अर्निंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग ड्राइविंग करते हो तो पहले आपको सीखनी पड़ेगी, महीने 2 महीने 4 महीने आपको सीखनी पड़ेगी, देन आप उसको अच्छे से ड्राइव कर पाते हो। तो वही इन्वेस्टमेंट के अंदर भी है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग अपनी ड्राइविंग करना चाहते हैं अच्छी, तो उसके लिए पहले आपको आप उसको सीखें और सीखने के बाद में आप उसको अप्लाई करें तो 100% आपको प्रॉफिट रहेगा। अब म्यूचुअल फंड का मैं सब्जेक्ट बाद में लूंगी, तो इसके पहले हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग म्यूचुअल फंड के टॉपिक लेंगे। इक्विटी मार्केट को हम लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर आप लोग जब फर्स्ट बार आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, आईपीओ आता है, और आईपीओ के जो शेयर्स किसी को मिलते हैं, किसी को एप्लीकेशन नहीं मिलती। अगर बाद में अगर आपको उसको खरीदना है या बेचना है तो आप लोग स्टॉक मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में उसको बाय और सेल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं तो इसमें हाई अर्निंग कैपेसिटी है, क्योंकि हम लोग उसमें उसके मालिक हो गए हैं, उस कंपनी के जितना हमने शेयर्स खरीदा है उसके। तो अगर मालिक हो जाता है तो वहां पे उसको नफा भी है और नुकसान भी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है यहाँ। डू यू ओन स्टडी बिफोर यू इन्वेस्ट, इसमें आपको पहले खुद को स्टडी करनी होगी, स्टॉक मार्केट को समझना होगा, देन आप लोग उसको अप्लाई कीजिए। डू नॉट कैरी अवे बाय बुल रन। अभी देखिए मार्केट जो बढ़ रहा है 60,000 से अबव जा रहा है और काफी लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। हर व्यक्ति जो डीमेट अकाउंट का नाम भी नहीं सुना था वो डीमेट अकाउंट के बारे में जानने लग गया है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गया। अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अभी मार्केट हाई की तरफ, बहुत बढ़ते की तरफ है, तो अगर आप उसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो वो थोड़े आपके लिए रिस्की हो सकती है, क्योंकि पहले आपको उसकी स्टडी करनी है, फिर ही आपको उस मार्केट में एंटर होना है। बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस मार्केट में जाते हैं तो वो आपके लिए रिस्की है, आपको लॉन्ग टर्म का ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड ट्रांजेक्ट थ्रू रजिस्टर्ड पार्टीज। हर कोई व्यक्ति आ गया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और वो आपको अगर टिप्स देने लग जाए शेयर मार्केट की, तो उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो सेबी से रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है उसके थ्रू ही आप लोग क्या करें, कोई भी ट्रांजेक्शन करें। ऐसे ही कोई व्यक्ति बोल दे आपको कि मुझे शेयर मार्केट का नॉलेज है, लाओ मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, तो आप उस पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट गलत करवा दे। क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ चैलेंज भी आते हैं अगर आप लोग डायरेक्ट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं तो। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, आपको शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कैपिटल की भी आवश्यकता है, आपको टाइम भी चाहिए और आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कौन सी कंपनी में बूम आएगा, कौन सी कंपनी आपको अच्छा कमा के देगी, तो उसके लिए आपको पहले नॉलेज लेना है और उसके लिए आपको एक्सपर्टीज लेना है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में कम है, तो ये मार्केट आपके काम का नहीं। आपको पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं आना चाहिए कि आप लोग मार्केट में कैसे पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो। एंड मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग अगर उतार चढ़ाव को सहन नहीं कर पाए और आपके हार्ट बीट बढ़ रहे हैं तो ये मार्केट आपके काम का नहीं। अब देखिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की जब हम बात करते हैं, प्राइमरी मार्केट यानी जब पहले बार हम लोग फर्स्ट टाइम जब पब्लिक में शेयर्स आते हैं तो उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलेंगे।
देन सेकेंडरी मार्केट, ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इश्यूड एंड लिस्टेड कंपनीज जो होगी उसमें हम लोग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। इसको हम लोग न्यू इश्यू मार्केट भी बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट को पोस्ट इश्यू मार्केट बोलेंगे। और इसका जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, बाय इश्यूअर कंपनी इन कंसल्टेशंस विद अ मर्चेंट बैंकर्स, एंड सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई और डिमांड की फोर्स पे उसकी प्राइस तय होती है। इसके जो की इंटरमीडिएटरीज हैं वो मर्चेंट बैंकर्स एंड आरटीएस हैं, और इसके जो सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक ब्रोकर और डीपीज होते हैं। इसका जो पर्पज होता है प्राइमरी मार्केट का, वो रेज कैपिटल फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। जब कैपिटल बढ़ाना है तो लोग प्राइमरी मार्केट के अंदर अपना शेयर्स लेके आते हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर है कि ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर एंड राइजिंग फर्दर कैपिटल फॉर एक्सपांशन। जब लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टर को लिक्विडिटी चाहिए, उनको ट्रेडिंग करनी है, तो सेकेंडरी मार्केट उनके लिए यूजफुल है। अब इसमें आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आपने अस्बा का अगर नाम सुना है, अस्बा जो है आपके इसके अंदर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। जब भी आप कोई कंपनी के अंदर अपना आईपीओ लगाएंगे तो आपने जितने का आईपीओ लगाया है उतनी अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, उसके अंदर ब्लॉक हो जाएगी। और देन अगर आपको वो अलॉटमेंट होती है उन शेयर्स की, तो अलॉटमेंट अगर होगी तो वो आपके अमाउंट वहां से आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी, अदरवाइज वो अकाउंट में वापस आपके क्रेडिट हो जाएगी। आप ये जो अस्बा है वो यूपीआई के थ्रू भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 3-in-1 अकाउंट की जरूरत होती है। अप्लाइंग इन आईपीओ थ्रू 3-in-1 अकाउंट, डीमेट अकाउंट जिसको हम डीमेटेरियलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आपके पास में चाहिए आपको ट्रेडिंग करने के लिए। और आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड आप दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो पहले आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, देन उसके बाद में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, और बाद में आपका जो स्टॉक ब्रोकर आपको उसके लिए अपॉइंट करना है। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप भी आ गए हैं स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू, तो आप लोग उसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद में आप उसमें मार्केट में आप लोग शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। अब इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पैन कार्ड, बैंक अकाउंट चाहिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड है ना, ये सब चीजें आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में चाहिए। तो ये सब चीजें अगर आपके पास में रिक्वायरमेंट है, रेडी है, तो आप लोग अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये तो आ गया आपका स्टॉक मार्केट का। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट की जिनको नॉलेज है वो लोग तो उसमें कर लेंगे, बट जिनको नॉलेज नहीं है, अपना कुछ काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और उन लोगों को लगता है कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, तो मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ? तो उसके लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट, जो जिनकी इच्छा है कि मार्केट का हमें रिटर्न का फायदा हमें भी मिले, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमने बहुत सारे लोगों के नाम से सुनी भी होगी बात कि हमने एसआईपी की है, हमने सिप की है। तो व्हाट इज एसआईपी एंड व्हाट इज सिप, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एंड प्रॉपरली रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट। इसके जो रेगुलेट है, इसको जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। तो इसमें अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है, बट अगर कोई म्यूचुअल फंड इसमें भाग के नहीं जाएगा। हेल्प फॉर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मिनिमम अमाउंट से 500 रुपीज से भी हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड इजी टू इन्वेस्टमेंट, आपके इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बहुत कम लगते हैं, और इसको इन्वेस्ट करना भी क्या है, इजी है। आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाई म्यूचुअल फंड, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लास्ट हमारा 10 मिनट का सेशन रहा है, इसके बाद में हम लोग और करेंगे। तो आपको लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा। तो म्यूचुअल फंड इज द ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल। जिन लोगों का एक कॉमन फाइनेंशियल गोल है और लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के थ्रू काम करती है। हम लोग ट्रस्ट के थ्रू हम लोग इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। Anybody with an investable surplus of as little as a few hundred rupees can invest in mutual fund. आप लोग मिनिमम 500 से भी आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। The money thus collected is then invested by the fund manager in different types of securities. This could range from shares to debentures, from government bond to money market instrument, depending upon the scheme stated objective. मैंने पहले कहा था कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारा जो फंड मैनेजर होगा वो हमारी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देगा। इट गिव्स द मार्केट रिटर्न्स एंड नॉट एश्योर्ड रिटर्न।
आपको यहाँ पे एश्योर्ड रिटर्न नहीं मिलेगा, बट जो मार्केट में जो रिटर्न है वो आपको दिया जाएगा। इन द लॉन्ग टर्म market returns have the potential to perform better than other assured return product. And investment in mutual fund is the most cost efficient as it offers the lowest charge to the investor. बहुत ही कम चार्ज में आपको। अब हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, कि जैसे यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स होंगे, पूल्स मनी विद फंड हाउसेज। मैंने पहले कहा था कि 43 म्यूचुअल फंड हाउसेज है, तो उसमें कोई भी म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हो। इसके बाद वहां पे जो फंड मैनेजर्स होंगे वो अपना जो मार्केट के अंदर जो भी सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन कॉमन फाइनेंशियल गोल, आपका जो गोल होगा उस अकॉर्डिंग मार्केट की जो सिक्योरिटीज है वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और वहां से जो इनकम जो जनरेट होगी, जो रिटर्न जनरेट होगा, वो वापस इन्वेस्टर को रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह से एक सर्कल इसमें तैयार होगा। इसके कुछ एडवांटेज भी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है, रिटर्न पोटेंशियल, लो कॉस्ट, लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, चॉइस ऑफ स्कीम्स, वेल रेगुलेटेड एंड टैक्स बेनिफिट। ये सभी जो बेनिफिट है आपको म्यूचुअल फंड में आपको मिल सकते हैं, अगर आपको अपना गोल बना के आपको वो स्कीम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग इसको सिलेक्ट तो कर लेंगे, ठीक है, बट इसमें स्टार्ट कैसे करें? तो सिंपल सा इसमें हम लोग एक SIP एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। SIP is the method to invest prescribed amount on given date on periodic basis, monthly, quarterly। जिस तरह से हमारी इनकम आती है उस तरह से हम लोग इसमें एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी हमारे अमाउंट जो मैंने कहा था कि 500 से हम लोग स्टार्ट करें, इससे हमारी इन्वेस्टमेंट की हैबिट तैयार होगी, हमारी वेल्थ भी क्रिएट होगी, और मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे उनकी टेंशन हमें लेनी नहीं होगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हमें टाइम नहीं है, हमें इसके लिए कोई अलग से व्यक्ति रखने की भी आवश्यकता नहीं है। हम एक बार कोई भी म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू भी कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड पे हम लोग इसको ले सकते हैं। अब अगर हमने एक साथ में अमाउंट अगर इसमें जमा करी है, कभी हमें उसकी नीड है, तो इसके अंदर हम लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी डाल सकते हैं, यानी हम लोग विड्रॉ भी अमाउंट कर सकते हैं कि एक साथ में अमाउंट डाल दिया और फिर हमें जो कुछ खर्चे के लिए अमाउंट चाहिए तो हमने उसमें SWP कर दी, तो वो अमाउंट हमारे अकाउंट में हमारे खर्चे के लिए हमारे आती रहेगी। म्यूचुअल फंड विच वन टू बाय, किसको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है? फर्स्ट डिसाइड योर गोल। सेकंड, अगर आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है, अपना कैपिटल प्रिजर्व रहे, तो आपके लिए सेविंग अकाउंट, PPF और म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड है। बट अगर आपको इनकम जनरेट करनी है तो आप लोग FD कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस में MIS कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में आप लोग डेट फंड में अपना अमाउंट डाल सकते हो, क्योंकि डेट फंड में आपको एक फिक्स अमाउंट आपको जनरेट। बट कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको अपना कैपिटल बढ़ाना है, सिर्फ इनकम जनरेट नहीं करनी है, तो वो लोग प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है ना, और मार्केट के अंदर आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग इक्विटी के अंदर आप लोग अपने ग्रोथ फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हो, तो वो पैसा आपका मार्केट यानी जो शेयर्स है उसमें आपका पैसा लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना है, देन आपको स्कीम चूज करनी है। अब इसके लिए कुछ स्टेप भी है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर इन्वेस्टमेंट नीड, मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों है, पहले ये आप डिसाइड करें, अपना ऑब्जेक्टिव तय करें, देन चूज द राइट म्यूचुअल फंड। क्योंकि मैंने कहा था बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बहुत सारे उसमें स्कीम्स हैं, तो कोई भी म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो चेक करें, उसका परफॉर्मेंस चेक करें, ठीक है, उसकी सर्विस क्या है, इसकी पहले आपको थोड़ा सा परख करनी है, और देन आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे ही किसी म्यूचुअल फंड हाउस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको सजेस्ट कर दिया तो उस पर ना माने, पहले उसके लिए आपको खुद स्टडी करें। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में करना चाहोगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी। कोई प्रॉब्लम आ गई और उसकी आपको शिकायत भी करनी है, क्योंकि कंप्लेन करना, कहाँ कर रहे कंप्लेन, ये हमें पता होना चाहिए। अगर बैंक से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग RBI की वेबसाइट पे आप उसकी शिकायत कर सकते हो। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे आप कर सकते हो। पेंशन फंड से रिलेटेड है तो PFRDA में कर सकते हो। और अगर आपको कोई कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है या कोई म्यूचुअल फंड के थ्रू आपकी प्रॉब्लम आ गई, तो आप सेबी का जो स्कोर्स जो पोर्टल है आप लोग उस पर भी उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हो, ताकि आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स होगी उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। डूज एंड डोंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, डील्स ओनली विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर इंटरमीडिएट।
Don't trust any hot investment is providing unrealistic returns on investments. Read all mandatory documents, rights and obligations, risk disclosure documents, policy and procedure document of the stock broker. ये आपको पहले अच्छे से पढ़ना है. Get clear about all brokerage, commission, fees, other charges levied by broker. Read, understand and then sign the voluntary clause. बहुत बार ये होता है कि हमारे जो रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार मैं हूं ना, कुछ नहीं, वाजिब अमाउंट आपसे लूंगा, वाजिब फीस लूंगा. लेकिन नहीं, पहले आप उसको चीजें सब क्लियर कर लें. मेक पेमेंट बाय बैंकिंग चैनल, चेक्स इन फेवर ऑफ स्टॉक ब्रोकर. जब भी आप पेमेंट करेंगे तो आपको बैंक से ही करना है, कैश में कोई भी आपको काम नहीं करना है. Don't issue check in the name of any individual apart from broker. Don't share your internet trading account password with anyone. जब आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लेंगे तो आप अपना उसमें पासवर्ड जनरेट करेंगे, तो वो पासवर्ड आप किसी के साथ में शेयर ना करें. Being dispute to notice of broker in writing within 7 working days from the date of receipt of funds, securities or statements. 7 दिन के अंदर आपको मिल जाने चाहिए. Problem not resolved by broker DP, to write your complaint to investor grievance cell of the relevant stock exchange depository without delay. अगर आपकी ब्रोकर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको उसकी कंप्लेन को क्या करेंगे, आप लोग रिलेटेड जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनकी जो भी डीपीज है आपको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर करना है. If in doubt, revoke any authorizations given by you at any time. Do your own study about the fundamentals of the company whose shares you are buying. जिस भी कंपनी के हम लोग शेयर्स बाय करने जाएंगे तो पहले उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक जो है इंफॉर्मेशन हमें खुद को रीड करनी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी. Don't get carried away with advertisement about the financial performance of companies in print and electronic media. आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बढ़ गया है, हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप ना, इंस्टाग्राम, इसके थ्रू हम लोग इन बातों पे हम ट्रस्ट करते हैं, और इनकी जो न्यूज आती है हम लोग उसके ऊपर हम लोग विश्वास भी कर लेते हैं. तो इसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. डोंट ब्लाइंडली फॉलो मीडिया रिपोर्ट्स ऑन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, एज सम ऑफ दिस कुड बी मिसलीडिंग. डोंट ब्लाइंडली इंटीमेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ अदर्स who may have profited from their investment decision. Obtain a copy of all documents executed by you from broker free of charge. Free of charge broker आपको provide करेगा. Update your contact details such as the email ID and mobile number upon any change immediately with DP and your broker. देखिए फोन नंबर की और ईमेल आईडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. हम लोग अभी कौन सा ईमेल आईडी चेंज बनाते हैं, देन उसको चेंज कर लेते हैं, या फोन नंबर चेंज करते हैं. तो कम से कम हमें जहां भी हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या जो ऑफिशियल अपनी मेल आईडी और फोन नंबर एक रखे उसको चेंज ना करें. कीप DIS स्लिप्स ऑफ योर डीपी अकाउंट वेरी केयरफुली इन अ सेफ प्लेस. जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से अपने पास संभाल के रखना है. तो आज का जो सेशन है वो हमारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक बैंक, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज देने के लिए आपको ये दिया गया है. इस सेशन में हम लोग और भी आगे का भी हमारा सेशन चलता है जिसमें सिर्फ ओनली फॉर स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड, दो ही टॉपिक को हम लोग और डीपली भी लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो सब्जेक्ट है वो काफी लेंथी बड़ा सब्जेक्ट है. स्टॉक मार्केट भी बहुत काफी बड़ा है, वो एक दिन में या एक घंटे में हमारा नहीं हो सकता है. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप अपने सर से बता सकते हैं, तो इस सेशन को हम लोग और भी आगे भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज हमें इसका मार्केट का लेना ही होगा, तभी हम लोग मार्केट में आगे चल पाएंगे. अदरवाइज अगर हम लोग अपडेट नहीं रहते हैं तो हम मार्केट में कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ जाएंगे. तो पहले का समय था वो गया, अब जो मार्केट में जो समय है वो काफी चेंज हो चुका है, तो उसके साथ आपको भी चेंज होना होगा. थोड़ा सा टिपिकल हमें लगता है, वैसे जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो उनके तो नॉन सब्जेक्ट है, बट अगर इसमें जो आर्ट्स के हैं या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो उनको भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो पैसा अपना कमाएंगे तो इन्वेस्टमेंट तो उनको मार्केट में ही करना होगा. तो अभी तो ये गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये इसकी नॉलेज दे रही है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन बिना हम किसी अपने खुद के पर्सनली प्रॉफिट के हम लोग आपको ये सब चीजें बता रहे हैं, तो आप इसका नॉलेज ले सकते हैं. तो मैं इतना ही कहूंगी. आपसे कोई क्यूरीज है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. कोई स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं. कुछ पूछना है?
गुड आफ्टरनून साकिब सर, क्या गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं मैम? बढ़िया है सर। वर्चुअली वर्चुअली मिल रहे हैं। लास्ट ईयर क्या? 2 साल पहले 2 साल पहले फिजिकली यहाँ पर आपके एक दो मरतबा प्रोग्राम्स अरेंज किया हमने, बट अभी हाँ हाँ हाँ। तो। और एक्चुअली क्या हुआ ना मैम, थोड़ा हमारा यानी इस वीक में काफ़ी प्रोग्राम्स थे और वो सडन हमारा सैटरडे को अपना ये मंडे का कल का जो था, तो उसमें हमारा ये इसका थोड़ा कोविड से रिलेटेड कोविड वैक्सीनेशन का कैंप था हमारा। ओके ओके सर, ओके सर। एकदम अर्जेंट सर्कुलर था यूनिवर्सिटी का भी और इसका भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो फिर हमने कल वो ड्राइव कंप्लीट किया। आज भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स थे, बट हमने इन स्टूडेंट्स को कह कर ही रखा था कि यानी ज्वाइन करना ही है आपको, और बहुत यानी यूजफुल सेशन आपके होते ओके हैं। सर, थैंक यू सर। एक्चुअली मेरा भी इसे सेबी सर्टिफाइड ट्रेनर बन गए सर हम लोग। अब स्मार्ट ट्रेनर के अंदर हमें और एक डिग्री मिल गई है, तो अच्छा अच्छा। उसके अंदर हम लोगों ने जैसे हमारे भी एग्जाम्स वगैरह होते रहते हैं ट्रेनर के भी आगे से आगे, जी और जी। उसके अंदर हम लोगों को बेसिक जो ये इसकी अवेयरनेस के लिए हमें अपॉइंट किया गया है, और इसमें हम जी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का और डीपली नॉलेज भी हम लोग लेते रहते हैं। तो कभी और भी आगे से कभी अभी आपको लगे तो आप बेशक हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग आपकी आफ्टर दिवाली ना ये जो सेशंस आपने कहा ना, तो अपन कुछ कंडक्ट करेंगे रेगुलर, थोड़ा यानी कॉलेज भी हमारा थोड़ा रेगुलराइज हो जाए। एक्चुअली अभी ये रेगुलर है। अच्छा फर्स्ट और सेकंड ईयर ही सिर्फ अभी चल रहा है, थर्ड ईयर के तो रिजल्ट्स ही नहीं आए अभी एसवाई के, थर्ड ईयर अच्छा का अच्छा। स्टार्टिंग, वो थोड़ा वो भी इशू है। तो आफ्टर दिवाली ऐसा डेफिनेटली अपन नवंबर बिल्कुल दिसंबर। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, याद कीजिएगा, अपना ही कॉलेज है और मालेगांव से में सिटी कॉलेज से इनका हमें काफी लगाव भी है। जी मैम, आप स्टूडेंट हैं यहाँ की, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारी यादें जुड़ी हुई है सिटी कॉलेज से। कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ की जानिब से और हमारे तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको थैंक्स कहता हूँ मैम। और आपने इतना टाइम स्पेयर किया, प्रॉपर फॉलोअप आपने लिया, और ये जो प्रोग्राम आपने अरेंज किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ये डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और इन फ्यूचर भी हम डेफिनेटली ऐसे कुछ प्रोग्राम्स और अरेंज करेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और थैंक्स वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड योर लेक्चर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।